Hello students, how are you? Now, in the third video, we will start the next topic, that is the topic number 3, that is the will the land sustain, क्या ज़मीन हमारी कायम रहेगी। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, क्या इन सब के बाद भी हमारे पास लैंड आज की तारीख में कायम रहेगी? क्या लैंड की फर्टिलिटी बनी रहेगी हमारे पास? आपको पता है कि दिन ब दिन हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन जो बढ़ेगी तो उनके लिए खाद्य पदार्थ जुटाने का काम सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारे पास है। तो उसके लिए जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, हमने HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था कि कैसे सॉइल डिग्रेड भी हो रही है, कैसे सॉइल डिग्रेड भी हो रही है। अच्छा, जब हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी हम लोग फर्टिलाइज़र का डाल रहे हैं उससे जो बैक्टीरियाज होते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और ज़रूरत से ज़्यादा पानी अगर हम डाल रहे हैं, वो पानी में पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो घुलते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट करते हैं। वो पानी रिवर्स में भी जाता है, हर जगह उसकी फर्टिलिटी कम होती जाती है। फर्टिलिटी क्या होती है? कम होती जाती है। लेकिन अब जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात हमको करनी है कि यहाँ पर जब हम लोग ने बात किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो भारत के कई हिस्सों में ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है ना। ऑल्सो कंटिन्यूज यूज ऑफ ग्राउंड वाटर और ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। पहले क्या होता था, हमारे पर राहत चला करते थे, पर्शियन व्हील थे, ठीक है ना, नदियों से पानी लेते थे, मानसून पर डिपेंड रहते थे। लेकिन अब वो सब अनसर्टेनिटी रह गई मानसून की, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं। तो वाटर टेबल क्या है, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स, कई साल लग जाते हैं। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर दैम। एक बार ये पानी डिस्ट्रॉय ख़त्म हो गया तो इसको कई साल लग जाते हैं रीस्टोर करने में। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट टू एंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा। अच्छा, इसमें मैं एक बात बताता हूँ आपको। आजकल गवर्नमेंट एक नया सिस्टम शुरू किया है अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने घर के आगे एक सॉकेज पिट बना देते हैं, तो घर का जितना भी पानी है उसके अंदर चला जाता है। वो सॉकेज पिट क्या होता है, 5 फुट का गहरा गड्ढा होता है, 2.5 फुट का रेडियस होता है, और उसमें हम ईंटें भर देते हैं, नीचे बोरिंग करा देते हैं। तो वो पानी जितना भी घर का निकलता है वो ईंटें गंदगी सोख लेती है और पानी में साफ़ पानी नीचे को चला जाता है, जो कि ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। आजकल हम लोग इस माध्यम से हम लोग अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो बेटा आता है, दैट हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई पालमपुर में, लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई पालमपुर में। तो बेटा आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि पालमपुर एक छोटा सा गांव है जहाँ पर 450 फैमिली रहती है। कितनी फैमिली रहती है? 450 फैमिली। और उनमें 1/3 फैमिली जो है, तो 1/3 कितना हो गया, यानी कि 150 वो पुअर्स है, दलित्स है, जो कि गांव के एक कोने में रहते हैं, जो कि लैंडलेस लेबरर्स के रूप में भी काम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो 240 फैमिलीज़ हैं उनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज होगा, ठीक है ना। और 80 जो फैमिलीज़ हैं उनके पास काफ़ी लैंड है, मालदार है, उनके पास वेल कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ उनके पास है। तो ये जो छोटी फैमिली है, ये लोग अपना कैसे भरण पोषण करती है
किस तरीके से अपने परिवार को पालती है, ये एक सबसे मेन मुद्दा है वहाँ पर। यहाँ पर एक छोटी सी बॉक्स में एक कहानी लिखी हुई है आपकी बुक में, अगर आप देखें पेज नंबर 6 में, दैट इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टेयर ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड। उसके पास 2.25 हेक्टेयर अनइरिगेटेड लैंड है, ठीक है ना। उसके 3 बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, ठीक है ना, जो उसी में काम करते हैं। दो दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, ज़्यादा अच्छे से वो नहीं रह पा रहे हैं। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, अच्छे से कंफर्टेबली नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए उन्होंने एक बफेलो पाल रखी है। क्या पाल रखी है? बफेलो। थोड़ा सा दूध बेच देते हैं, उससे थोड़ा सा खर्चा निकल आता है। एक बार क्या हुआ कि गोविंद की डेथ हो गई। अब उसके जो 3 बच्चे थे, उन्होंने 2.25 हेक्टेयर को आपस में डिवाइड कर लिया। आपस में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया, बंटवारा हो गया। तो सबके हिस्से में कितना आया? 0.75 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर आया। क्या आपको लगता है जब ज़मीन इकट्ठी थी तब इनका गुजारा नहीं चल पाता था अच्छे से? क्या अब इनका गुजारा चल जाएगा? आज यही कंडीशन हमको देखने को मिलती है। जितने भी पहले के, आज से आप 50 साल पहले की बात करें, जिनके पास काफ़ी ज़मीन थी, अब उनके 3 बच्चे हुए, 2 हुए या 4 हुए, उनमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई। उनके बाद उनके बच्चे हुए, उनमें लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो लैंड का हिस्सा कम होता चला जा रहा है, पर पर्सन के फैमिली के हिसाब से वो कम होता चला जा रहा है। दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर, जिसकी वजह से इन लोगों को, जैसे कि गोविंद जो 3 बच्चे थे, अब इनके बंटवारा हो गया। 0.75 हेक्टेयर इनके पास लैंड आई, 0.75 हेक्टेयर लैंड आई, उससे जीवन यापन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया? एडिशनल वर्क करना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम जॉब कह सकते हो, या कोई मेहनत मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अपनी फैमिलीज़ को पाल सकें, अपनी फैमिलीज़ को पाल सकें, ठीक है ना। अब बात बेटा जो हम लोग करते हैं, दैट जो थर्ड पॉइंट आता है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, हु विल प्रोवाइड द लेबर। भाई लेबर तो ज़रूरत है ही। मैंने आपको शुरू में बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, पहली वीडियो में, कि मैनुअल लेबर की भी हमको ज़रूरत पड़ती है, मैनुअल लेबर की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। तो मैनी ऑफ द स्मॉल फार्मर्स हैव टू डू एडिशनल वर्क एज फार्म लेबरर्स टू फीड देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज। जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं वहाँ पर, जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं, अराउंड 240 फैमिलीज़ हैं जो वहाँ पर छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ज़मीन है। वो लोग क्या करते हैं? अपनी ज़मीन में घर वालों को काम पे लगा देते हैं, खुद दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, बड़े लोगों की ज़मीन पर काम करते हैं, ताकि उनका भरण पोषण, अपनी फैमिली का भरण पोषण कर सकें। तो मीडियम फार्मर्स एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जितने भी बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो इन लोगों को हायर करते हैं, रखते हैं, अपने यहाँ पर मजदूरी के लिए रखते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट गेट अ सफिशेंट अमाउंट ऑफ फूड फॉर देयर फैमिली। दे कैन नॉट परचेज, they cannot buy any luxury item for their family. So farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crop grown on the land. भाई दूसरों के खेतों में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनका अधिकार हो गया है, उनका अधिकार तो है नहीं। उनको तो उनका मेहनताना मिल जाता है, उनको तो क्या मिल जाता है? मेहनताना मिल जाता है। यहाँ पर मैं बात मेहनताना की कर रहा हूँ। मेहनताना के रूप में कैश भी मिल सकता है, उनको क्रॉप भी मिल सकती है, फसल का कुछ हिस्सा भी उनको मिल सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली का भरण पोषण कर सकते हैं। बट दिस वेरीज वाइडली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ़र करता है। द लेबरर्स मे नॉट बी हायर्ड फॉर द फुल ईयर, पूरे साल के लिए नहीं होता।
जब तक खेतों में काम हो रहा है तब तक के लिए हैं, उसके बाद ये बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा सीजनल फार्मर्स, सीजनल लेबरर्स, ठीक ना। जब मौसम आया तब काम पे लगे, जब मौसम गया तो ये बेरोजगार हो गए, ठीक है ना। बट मे बी हायर्ड फॉर ओनली फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। बोने के समय इनको काम पे लाया जाता है और जब हार्वेस्टिंग का समय आता है तब इनको काम पे लगाया जाता है। लेबर इज़ बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है ना। नाउ देयर इज़ अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। बहुत भारी कंपटीशन है उनके में, प्रतियोगिता के रूप में जब चलती है फार्म लेबर्स के रूप में जो पालमपुर में है। दे एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेज। आज जो आदमी 150 रुपये रोज में काम कर रहा है, अगर उस मालिक को 100 रुपये में काम करने वाला मिल गया तो उसको रख लेगा, उसको निकाल देगा। भाई मालिक तो हमेशा कम वाले को ही प्रेफर करेगा, ठीक है ना, चाहे वो एक्सपीरियंस हो या ना हो। सो द गवर्नमेंट हैज़ सेट ₹115 पर डे। गवर्नमेंट ने ऐसे लेबरर्स के लिए एक अमाउंट फिक्स कर दिया है, एक अमाउंट फिक्स कर दिया है कि इतना तो इनको मिलना ही चाहिए, इतना तो इनको मिलना ही चाहिए ताकि इनका भरण पोषण हो सके, ताकि इनका भरण पोषण हो सके, ठीक है ना। 2011 में गवर्नमेंट ने सेट किया था 115 रुपये पर डे एज द मिनिमम वेज, अप्रैल 2011 पे, ठीक है ना। बट फार्मर्स इन पालमपुर उनको कितना मिलता था? 75 रुपीज़ से 80 रुपीज़ के बीच में मिलता था, 75 रुपीज़ से 80 रुपीज़ के बीच में मिलता था। कंसिक्वेंटली फार्म लेबरर्स आर द पुअरेस्ट अमंग पर्सन्स इन द विलेजेस। सबसे ज़्यादा पुअर होते हैं फार्म लेबरर्स। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी इज दस माइग्रेट टू नेबरिंग विलेज, टाउन्स एंड सिटीज़ फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अब जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जब उनको अपने एरिया में काम नहीं मिल रहा है तो वो माइग्रेट करते हैं। यहाँ पर माइग्रेट का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस आइदर फॉर फूड और फॉर जॉब्स, दे आर नोन एज द माइग्रेंट्स, दे आर नोन एज द माइग्रेंट। तो ये लोग काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर ये लोग माइग्रेट करते थे ताकि इनको पैसा मिल जाए, ताकि इनको पैसा मिल जाए, जिससे कि इनकी फैमिली का भरण पोषण हो सके। तो जितने भी लेबर्स हैं वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर ढूंढते रहते थे ताकि उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रोवाइड हो सके। सम लेबर्स हैज़ ऑल्सो एंटर्ड इन द नॉन फार्मिंग सेक्टर इन विलेज। कुछ ऐसे लैंडलेस फार्मर्स थे जिन्होंने अपना ये काम छोड़ करके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे, जैसे कि दुकान खोल ली, शॉपकीपिंग कर ली, डेयरी फार्मिंग कर ली, या ट्रांसपोर्ट का काम कर लिया, या मजदूरी का काम कर लिया, या किसी फैक्ट्री में काम पे लग गए। इन कामों में वो लोग करने लग गए, इन कामों में वो लोग करने लगे, ठीक है ना। तो बेटा आज हमने ये 2 पॉइंट इसके किए हैं, और अब हमारा जो तीसरा जो पार्ट शुरू होता है वो होता है नेक्स्ट जो पार्ट शुरू होता है, छठा पार्ट, वो है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, ये बेटा जो कैपिटल नीड इन फार्मिंग है, अब हम इसको अगली स्लाइड में देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अपने कमेंट्स ज़रूर करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाले पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका है कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग के बारे में बताएंगे। छोटी छोटी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द समझ में आ जाए। थैंक यू।